दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट अकील खान, मिल्लत टाइम्स मुंबई स्टूडियो से। और हर बार की तरह इस बार फिर हमारे साथ में सम तबरेज़ साहब। सम तबरेज़ साहब पिछले एक वीक यूपी के दौरे पर थे और उन्होंने यूपी के कई सारे शहरों और कस्बों में जाकर के वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग की, वहां के लोगों से बातचीत की। आज का ये स्पेशल एपिसोड रहेगा जो 2022 का जो फरवरी में इलेक्शन होने जा रहा है यूपी के विधानसभा में। तो मिल्लत टाइम्स की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है और ओपिनियन पोल क्या है, मिल्लत टाइम्स की जो टीम वहां पर गई थी, इसके बारे में हम सम तबरेज़ साहब से बात करेंगे। सम तबरेज़ साहब, क्या बोल रहा है ओपिनियन पोल मिल्लत टाइम्स का, क्योंकि आपने वहां अलग अलग शहरों कस्बों में आप गए, वहां के लोगों से बात की, ग्राउंड रिपोर्टिंग की। आपका क्या ओपिनियन पोल है? क्या लगता है किसे कितनी सीटें आने वाली है इस बार के विधानसभा के इलेक्शन में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिला टाइम्स में तमाम व्यूवर्स का, सब लोगों का खुशामदीद भी। पिछले एक हफ्ता तक हम उत्तर प्रदेश के का जो वेस्ट के एरिया है वहाँ थे। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, सहारनपुर और इस तरह के जो अजला है जो मगरबी यूपी के अहम अजला है और जहाँ पहले फेज में इलेक्शन हो रहा है। हालांकि सहारनपुर भी हम गए जहाँ दूसरे फेज में इलेक्शन होने वाला है। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में वेस्ट यूपी का हमेशा अहम किरदार होता है और जो वेस्ट है यहाँ अब तक जो चीजें सामने आई है, जैसा कि हम लोगों ने ग्राउंड पर जाकर देखा है, जमीन पर जाकर देखा है, अब तक ये सामने आई है कि पहले फेज में या सेकंड फेज में या पूरे वेस्ट यूपी में समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलने के चांसेस है। कुछ थोड़ा बहुत वोट मायावती को भी जाएगा क्योंकि दलितों का एक अच्छा खासा तबका है जो भी मायावती के साथ है। बीजेपी का भी अपना एक वोट बैंक है और वो हर कम्युनिटी में है। तो एक तरह से कह लीजिए कि मेजोरिटी जो है इस मर्तबा समाजवादी को मिलेगी, बीजेपी की भी सीटें आएंगी, समाजवादी की जीत होगी, सरकार बनने के आसार दिख रहे हैं। लेकिन ज्यादा बड़ी जीत समाजवादी की नहीं पॉसिबल है, बीजेपी की भी जीत होगी। कुछ सीटें कांग्रेस को आएगी 10 से 15 और इतना ही सीटें मायावती के लिए आने के इम्कानात है। 2-3 सीटों पर एमआईएम को जीत मिल सकती है। बकिया दूसरी पार्टी के लिए कहना मुश्किल है फिलहाल का जो सर्वे, क्योंकि कई जगहों पर इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की फिजा बन रही है वो बिल्कुल बंगाल जैसी, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी मामला हो गया था और दरमियान की सभी पार्टियां मंजरनामे से गायब हो गए थे। कांग्रेस को वोट नहीं मिला, लेफ्ट को वहां वोट नहीं मिला और दूसरी पार्टियों का तो सवाल ही नहीं बनता है। उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे माहौल वैसा ही बनता जा रहा है, मुकम्मल तौर पर तो नहीं लेकिन किसी हद तक कुछ इलाकों में ऐसा माहौल बनता जा रहा है। और इसलिए सबसे पहले अगर हम लोग वेस्ट यूपी की बात करें तो इस वजह से भी कि वेस्ट यूपी में 27% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है, 18% जाट है और जब दोनों मिल जाते हैं तो सीधे 27 और ये जो 18 है 46-47% हो जाते हैं। और इतना बड़ा वोट अगर किसी एक पार्टी के फेवर में जाता है तो उसकी ज्यादा जीत होती है। हालांकि जाट में से थोड़ी सी आबादी है जो अभी भी बीजेपी के साथ है, जो मुतशद्दिद लोग हैं, जो आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं जज्बाती तौर पर। बकिया नॉर्मली लोग बीजेपी के शदीद खिलाफ है, गुर्जर भी इस मरतबा बीजेपी के खिलाफ है और जो ओबीसी कास्ट है वो भी बीजेपी के ज्यादातर खिलाफ है। केशव प्रसाद मौर्य और इस तरह के लोगों के आने का अच्छा खासा फर्क पड़ा है। जो महादलित है, महादलित में आधे भी बीजेपी के खिलाफ है और आधे जो है वो मायावती के साथ है। महादलितों में बहुत कम ही शायद ऐसा हो जो कोई बीजेपी के साथ है, वरना नहीं है। तो जो हम लोगों ने जायजा लिया है, एक हफ्ते में देखा है, एक तो मुसलमानों का जहां तक मामला है तो मुकम्मल तौर पर बीजेपी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। अब कहीं पर वो अखिलेश यादव के साथ है, कहीं पर वो मायावती के कैंडिडेट को भी सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं पर एमआईएम के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ जगहों पर मुसलमान बीजेपी को भी वोट कर रहे हों अच्छे कैंडिडेट्स होने की बुनियाद पर या इलाकाई बुनियाद पर, एक अलग इश्यू है। लेकिन मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है बीजेपी की अच्छी नहीं है। बीजेपी को लगातार और वाज़ेह तौर पर अपनी हार नजर आ रही है और बीजेपी ने एक तरह से अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली जब अमित शाह ये कहते हैं मुजफ्फरनगर जाकर के जाटों से मीटिंग करने के बाद कि जयंत चौधरी का बीजेपी में इस्तकबाल है, या जाट और बीजेपी ने मिलकर के हमेशा मुगलों का मुकाबला किया और आज भी कर रहे हैं। तो ये साफ उनको दिख रही कि हमारी हार है, क्योंकि पिछली बार जो उन्हें जीत मिली या 2017 में या 2019 में तो जाटों की वजह से। इस बार जब जाट उधर से इधर आ गए हैं, समाजवादी के साथ आ गए हैं, तो बीजेपी की हार यकीनी हो चुकी है और इस हार को बीजेपी ने भी तस्लीम किया एक तरह से। जी, इससे इनकी इस स्टेटमेंट से भी हमें पता चलता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, इनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है और ये मुगलों पर, जिन्ना के ऊपर, पाकिस्तान या इस तरीके की ही धर्म से रिलेटेड जो राजनीति करते हैं, जितना ही करते जाएंगे उससे उनकी बौखलाहट आती जाती है कि सीटें इनके हाथों से निकल रही है, इसीलिए अपने पॉपुलर एजेंडे की तरफ आ गए। मेरा सवाल समतबे साहब आपसे ये है कि पूरे अगर विधानसभा को देखा जाए, जिस तरीके से मीडिया ये दिखा रही है कि ये बीजेपी वर्सेस सपा के बीच की टक्कर है, या तो बीजेपी आएगी या फिर सपा आएगी, इस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है,
आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या ये बीजेपी वर्सेस सपा है या कुछ दूसरी पार्टी भी जैसे बसपा है या कांग्रेस है, उसके भी कुछ इम्कानात हैं और हंग असेंबली के कुछ इम्कानात आपको नजर आते हैं? देखिए, हंग असेंबली के तो इम्कानात नहीं नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि अखिलेश यादव को फुल मेजोरिटी ना मिले तो थोड़ा बहुत सपोर्ट लेना पड़े किसी से, लेकिन इसके चांसेस कम है। एक्चुअली है क्या कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने एक अच्छी खासी पकड़ बनाई है वहां, और अब कांग्रेस की अच्छी इमेज बनी है वहां। लेकिन इन सब के बावजूद वोट मिलना मुश्किल है कांग्रेस को। या इस तरह से कह लीजिए, मायावती का जो मामला है, मायावती का अपना केडर है, वोट है, लेकिन इतना वोट नहीं होगा क्योंकि जीत सके। क्योंकि किसी की भी जीत होती है तो अगर उसका अपना कम्युनिटी बेस वोट है तो कहीं ना कहीं 20-25% अलग से उसे सपोर्ट मिल रहा हो। मायावती का जो जाटव का वोट है, अब उसको इस मर्तबा मुसलमानों का साथ नहीं मिल रहा है। कांग्रेस का जो भी थोड़ा बहुत केडर वोट है, कांग्रेस का ज्यादातर केडर वोट मुसलमानों का रहा है, और वो सारा का सारा इस वक्त समाजवादी के साथ है। तो जीत हासिल करना मुश्किल है पार्टी की सतह पर। हाँ, कई मर्तबा लोकल कैंडिडेट का भी अच्छा खासा असर होता है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है। तो कई मर्तबा जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपनी सलाहियत की बुनियाद पर या अवामी मकबूलियत की बुनियाद पर जीत हासिल करते हैं, और उसमें पार्टी से ज्यादा उस कैंडिडेट की लोकल मकबूलियत का असर रसूख होता है, दखल होता है। और कांग्रेस या बीएसपी के या एमआईएम के उम्मीदवारों की जीत होती है, तो उसमें एक अच्छा खासा रोल खुद उन कैंडिडेट्स का होगा जो कैंडिडेट्स आवाम में मकबूल होंगे। क्योंकि कई मरतबा क्या होता है कि पार्टी है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कैंडिडेट को लोग पसंद नहीं करते हैं और उसके खिलाफ चले जाते हैं। कई मरतबा क्या होता है कि पार्टी ठीक नहीं है लेकिन कैंडिडेट अच्छे, कई मतलब पार्टी अच्छी होती है, कैंडिडेट अच्छा नहीं मिल पाता है। तो कांग्रेस और बीएसपी के उम्मीदवारों की जीत जो होगी वो ज्यादातर इस वजह से होगी कि उनके कुछ कैंडिडेट्स, उनके पास अच्छा पैसा है, उनका कैडर मजबूत है, उनकी टीम अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, और अवाम में वो मकबूल है। उन्होंने अवाम के दरमियान काम किया है, जनता के दरमियान उनका आना जाना लगा रहा है, उनके मुद्दों को उठाते रहे हैं, उनके लिए काम करते रहे हैं, उन पर होने वाले मजालिम और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। तो ऐसे उम्मीदवारों को जीत मिलती है, खा वो कांग्रेस से हो या बीएसपी से हो, बीजेपी से हो या समाजवादी पार्टी से हो या एमआईएम से हो, या कई मरतबा आजाद उम्मीदवार के हैसियत से भी ऐसे लोगों को जीत मिल जाती है उनकी लोकप्रियता की बुनियाद पर। तो इसी वजह से जीत मिलेगी, लेकिन पार्टी की सतह पर ज्यादा न तो कांग्रेस को वोट जाने वाला है और न ज्यादा बीएसपी को। बीएसपी को जाएगा, कांग्रेस को बहुत कम वोट जाएगा। समझते साहब, आपने वहाँ पे गलियों में घूमा, सड़कों पे लोगों से बात की, हमें आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस तरीके से किसान आंदोलन चला और किसान आंदोलन के तहत जैसे आपने बताया कि वेस्ट यूपी में जो माहौल आपने अभी हमें बताया, वेस्ट यूपी में 2017 के चुनाव में बीजेपी को काफी अच्छी सीटें मिली थी, जिसकी बदौलत वो वहां पर एक अक्सरियत में आ सकी और बहुमत में आकर के उसने गवर्नमेंट बनाई। वहां पर अभी जो जो जाट है वो बीजेपी से नाराज है। वहां पर किसानों का जो आंदोलन पड़ा हुआ, उसकी वजह से हमें देखने पे आ रहा है कि बीजेपी के जो नेता वहां पर गलियों में जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। और इसके अलावा जो कोविड के टाइम पे जो मिसमैनेजमेंट हुआ योगी सरकार से, उससे भी लोग काफी नाराज हैं। लेकिन देखने में ये आता है कि इन 5 सालों के अंदर जो धर्म की अफीम चटाई गई है लोगों की, कहीं ऐसा तो नहीं उसका नशा उतर जाएगा या वो नशा बना रहेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि लोग भूल करके इन सब मिसमैनेजमेंट को, किसान आंदोलन को भूल करके फिर से धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट दे देंगे। आपको ऐसा लगता है वहां के लोगों से बात करने पर? क्या सोचते हैं वहां के जो हिंदू भाई हैं हमारे, क्या आने वाले वक्त में उन सब चीजों को भूल जाएंगे? क्योंकि अभी धर्म संसद हो रही है, अमित शाह जी फिर से वहां पर रोड शोज कर रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, वो मुजफ्फरनगर का दंगा याद करा रहे हैं, और यहाँ तक कि बोल रहे हैं कि अगर सपा अगर आ गई तो फिर से वैसे दंगे होंगे। डराया जा रहा है एक तरीके से लोगों को। आपको क्या लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा या लोग उन चीजों को याद रखेंगे और बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे? देखिए, हिंदुस्तान में धर्म या मजहब के नाम पर सियासत ज्यादा नहीं चलती है ना। इस बुनियाद पर ज्यादा दिनों तक हुकूमत की जा सकती है या कोई शख्स सत्ता में रह सकता है। अवाम को अच्छी तरह एहसास हो गया है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि जो कुछ हो रहा है सब हमारे साथ हो रहा है, और सरकार ने हमेशा सिर्फ मुसलमानों का खौफ दिला करके हमें बर्बाद किया है। तो मजहब के नाम पर जो अफीम पिलाई जाती है, जो डर बैठाया जाता है, सियासत की जाती है, वो एक दो मर्तबा तक तो कामयाबी मिलती है, लेकिन उसके बाद अवाम यकीन कर लेती है कि महज ये सियासत है। अब अवाम ने भी यही समझ लिया है कि राम मंदिर के नाम पर हो या कश्मीर के नाम पर हो या मुसलमानों का खौफ दिखाकर हो या धर्म परिवर्तन का मामला हो, जो कुछ हो, लव जहाद, जितने सारे इश्यूज उठाए जाते हैं, अल्लाह कोरोना का मामला मुसलमानों से जोड़कर, ये सब दरअसल
हमें बेवकूफ बनाया गया, हमारा इस्तेसाल किया गया। तो अवाम ने अच्छी तरह से समझ लिया है कि बीजेपी धर्म के नाम पर नफरत की सियासत करती है और हमसे हमारा वोट लेना चाहती है, हमारे लिए काम के बगैर, हमारा विकास के बगैर, हमें रोजगार दिए बगैर, हमें तरक्की दिए बगैर, हमें हमारा कर्ज माफ किए बगैर, हमें हमें राइट्स दिए बगैर महज हमारा वोट लेना चाहती है। और उसके लिए उसने वो तरीका इख्तियार किया है, क्योंकि हमने उनको वोट दिया, उन्होंने इन सब चीजों का वादा किया था और 6-7 साल हो गए, कुछ नहीं किया। 5 साल में यूपी सरकार या 7 साल मरकज में सरकार हो गया, और जब हुकूमत ने कुछ नहीं किया है तो उन्हें अच्छी तरह एहसास हो गया, उन्होंने देख लिया कि जो किसान मर रहे हैं वो उन्हीं के लोग हैं, कोई मुसलमान सिर्फ नहीं मर रहे हैं। जिन लोगों को बेरोजगार किया गया वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, जिन लोगों का कर्ज माफ नहीं हुआ सिर्फ बेरोजगार नहीं है, जिनकी फसलों की कीमत अदा नहीं की गई वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, जिन लोगों पर पुलिस लाठियां चार्ज करती है वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, जिन लोगों को बेगुनाही के इल्जाम में जेल में डाला जाता है वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, जिन लोगों को सोशल मीडिया पर कमेंट्स करने की वजह से जेल में बंद कर दिया जाता है वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, जिन पर ये लग रहा है वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, या फिर जिन लोगों पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं, जिनका इनकाउंटर में मारा जा रहा है, या जिनकी बहु बेटियों के साथ, जिनकी लड़कियों के साथ बीजेपी के नेता या बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले लोग रेप कर रहे हैं, वो सब मुसलमान नहीं बल्कि वही लोग हैं और बीजेपी के लोग हैं। और सत्ता के नशा में ये सारी गुंडागर्दी हो रही है, तो लोगों को एहसास हो गया है कि हमारा एहसास इस्तेहसाल किया गया, हमें इन लोगों ने बेवकूफ बनाया है। और हिंदुस्तान के अवाम अक्लमंद है, ज़ीशूर है, कोई एक मरतबा बेवकूफ बन सकता है, दोबारा बेवकूफ नहीं बन सकता। इसलिए अवाम के दरमियान जाकर के ये महसूस हुआ कि उन्हें इन सब चीजों का एहसास है कि राम मंदिर के नाम पर महज सियासत हो रही है, या इन सब चीजों के नाम पर महज हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, विकास नहीं कर सकती है। और जो हमारी जिंदगी है, जो हमारी लाइफ है, उसके लिए विकास जरूरी है, वरना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, हम सड़कों पर आ जाएंगे, हमारा निजाम तहस नहस हो जाएगा, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो इन चीजों का अब आवाम को अच्छी तरह से एहसास हो गया है, उन्होंने इन सब चीजों को करीब से देख लिया है। पहली मर्तबा जब धर्म के नाम पर उन्होंने वोट किया, बीजेपी को सरकार बनाया, तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा नहीं था, उन्होंने किसी के जुमले पर भरोसा कर लिया था। लेकिन अब उनका विश्वास टूट चुका है, उनका भरोसा खत्म हो चुका है, उन्होंने देख लिया है कि सिर्फ बोल सकते हैं, काम नहीं कर सकते, इनके दौर में कोई विकास नहीं हुआ है। इसलिए अब दोबारा वो धोखा नहीं खा सकते हैं, दोबारा धर्म के नाम पर वो वोट नहीं देना चाहते हैं, जैसा कि उन लोगों के दरमियान महसूस हुआ। और खास तौर पर जो मेजोरिटी है हिंदुओं की, वो भी इनके खिलाफ है। एक और बात अकील साहब, जरा सा टाइम लूंगा, कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, इन सब ने भी अपनी विचारधारा एक तरह से कुछ तब्दील की है, और इन सब की विचारधारा भी कहीं ना कहीं बीजेपी से मिलती जा रही है। आम आदमी पार्टी का आज स्टेटमेंट आया, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के धर्म परिवर्तन कानून का हम सपोर्ट करते हैं। तो अब आवाम को ये भी एहसास होने लगा है कि बीजेपी भी धर्म वाली या हिंदुओं को राइट्स देने की, मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी सियासत करती है। और वही सब काम अखिलेश समाजवादी लोग करने लगे हैं, कि जो मुसलमानों की बात नहीं करते बल्कि हमारी बात करते हैं, हमारे लिए सारे राइट्स को देने की बात करते हैं। और बीजेपी ने इन सब की बात की, और बीजेपी ने हमारे लिए विकास भी नहीं किया, हमारे लिए काम नहीं किया। दूसरी तरफ इन लोगों ने हमारे लिए काम किया माजी में, और अब ये उसी नहज पर काम कर रहे हैं जिस नहज पर बीजेपी हमें मजहबी राइट्स दिलाना चाहती थी। तो हम क्यों ना इनको सपोर्ट करें, ये सोच भी एक तरह से अवाम में पाई जा रही है, और इस वजह से भी बीजेपी से अवाम अब दूर हो रहे हैं। जी असम साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम करके जिस तरीके से इन्होंने इस वक्त यूपी में 60% जो तादाद है वो 40 साल की उम्र के लोगों की है, और वो बेरोजगार हो रहे हैं। जिस तरीके से अभी इन लोगों ने वहाँ के स्टूडेंट्स को लाठी डंडों से पीटा, और उनके जो जिस लॉज में वो थे उनको लात मार मार के तोड़ा, उससे तो नजर यही आ रहा है कि इस वक्त जो नौजवान है, जिनको वहाँ पर जिनके साथ बेरोजगारी लगी हुई है, वो भी इनसे छटक रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो भी इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। सब तबरे साहब, आज आपने एक इंटरव्यू लिखा था तस्लीम रहमानी साहब का, जिसमें उन्होंने खुल करके ये बात बोला कि शायद इस बार वहां पर हंग विधानसभा बनेगी, पूरी तरीके से किसी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी और मिली जुली सरकार बनेगी। और उन्होंने ये भी बात बोला कि मुसलमानों के लिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि वहां पर एक मिली जुली गवर्नमेंट बने, क्योंकि हमने भी ये देखा है कि इससे पहले जब अखिलेश यादव जी का शासन था, वहां पर जब भी किसी का पूरी तरीके से बहुमत वाली गवर्नमेंट होती है तो वो अपने शबाब पर होती है, और वो माइनॉरिटीज के इश्यूज को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देती है। आपको क्या लगता है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने और जिस तरीके से सपा की गवर्नमेंट ने मोदी सरकार के दौरान जो बिल आए उस पर पूरी तरीके से उन्होंने उनके साथ सहमति जताई, और आज
जो भी राजनीति हो रही है वो हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व की ही हो रही है। अखिलेश यादव जी जाते हैं, परशुराम जी की पूजा करते हैं, राहुल गांधी जी भी हिंदुत्व और हिंदुज्म की ही बात करते हैं, माइनॉरिटीज के उसमें कोई बात नहीं कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मुसलमानों के लिए बेहतर है कि किसी एक को बहुमत ना दिला करके वहां पर एक ऐसी मिलीजुली सरकार बनाया जाए जिससे उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके, उस पर लगाम लगाया जा सके, और आने वाले वक्त में उनको दबाव में डाला जा सके कि जिन माइनॉरिटीज ने तुमको ला करके बैठाला उनके लिए भी काम करें। जी अकील साहब, आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने यही कहा। एक्चुअली है क्या, जमहूरियत में हंग असम्बली या उर्दू में उसको मखलूत हुकूमत कहते हैं, वो अवाम के लिए ऐसी सरकार बेहतर होती है, और खासतौर पर माइनॉरिटीज के लिए ऐसी ही सरकार में उन्हें जान और माल की हिफाजत की जमानत मिलती है। होता क्या है कि जब किसी के पास फुल मेजोरिटी आ जाती है, मुकम्मल अक्सरियत किसी भी पार्टी को मिल जाती है, तो फिर वो पार्टी मनमानी करती है, किसी की सुनती नहीं है। अपोजिशन का दबाव नाकाम हो जाता है और पार्टी जैसे चाहती है फैसला मिल लेती है, क्योंकि उन्हें सरकार गिरने का खतरा नहीं रहता है, उन्हें किसी की मुखालफत से किसी तरह का नुकसान होने का डर नहीं होता है। और अगर फुल मेजोरिटी मिल जाए, इतनी मेजोरिटी कि अगर 2 4 5 एमएलए इधर से उधर चले जाए, उनके साथ कुछ हो जाए, तब भी सरकार ना गिराए, तब तो उस तरह की जमहूरियत वाली सरकार में और आमिर में जो आमरीत वाली हुकूमत करते हैं उनमें ज्यादा फर्क ही नहीं रह जाता, मुकम्मल तौर पर मनमानी करते हैं। और अब जानते हैं कि हिंदुस्तान में भले ही जमहूरियत हो, सब कुछ हो, यानी कितने सारे मेंबरान मिलकर फैसला करेंगे तब होगा, लेकिन पार्टी टाइमलाइंस जो हमारे यहाँ होती है ना, कि पार्टी टाइमलाइन है उसको फॉलो करना है, पार्टी टाइमलाइन को फॉलो नहीं करेंगे पार्टी से निकाल दे जाएंगे। तो उसकी वजह से सारे मेंबरान असेंबली को पार्टी की हिदायत पर अमल करना पड़ता है, और उसमें फिर एक शख्स की या पार्टी सरबराह की जो राय होती है वही राय तमाम मेंबरान की होती है, हाँ वो पार्लियामेंट में हो या असेंबली में हो या कहीं भी हो। जब क्या होता है कि मखलूत हुकूमत होती है, मखलूत असेंबली होती है, कि 2 3 पार्टियों की मिल करके मुश्तरका तौर पर हुकूमत होती है, तो उसमें अब जो हाउस का लीडर होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, वो कोई भी फैसला लेने के लिए या कोई कानून पास करने के लिए सभी पार्टियों के लीडर की राय का एक होना जरूरी समझता है। उसमें क्या होता है कि एक पार्टी के तहत सारे लोग नहीं रहते, चुनांचे सभी पार्टी अगर समझती है कि आवाम के मफाद में सही है तो सब लोग उसको सपोर्ट करते हैं, वरना एक पार्टी चाहती है कि हमारे लिए बेहतर है, लेकिन दूसरी पार्टी को लगता है कि ये कानून आवाम के मफाद के खिलाफ है, इससे किसी पर जुल्म होगा, आवाम को सही राइट नहीं मिलेगा, तो फिर वो पार्टी हुकूमत में रहने के बावजूद इसकी मुखालफत करती है। और यूं सरकार मनमानी नहीं कर पाती है, कोई पार्टी मनमानी नहीं करती है। तो मखलूत हुकूमत का ये फायदा होता है कि 2 3 पार्टियां अलग अलग होती है, पार्टी की टाइमलाइन अलग होती है, किसी एक पार्टी पर दूसरी पार्टी का दबाव नहीं होता है, तो सरकार को फैसला लेने में थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। कहा यह जाता है कि जो मखलूत हुकूमत होती है, हंग असेंबली होती है, तो उसमें सरकारें ज्यादा काम नहीं कर पाती क्योंकि एक आदमी डिसीजन नहीं ले पाता, लेकिन जो कुछ डिसीजन लिया जाता है वो बहुत ठोस डिसीजन होता है, बहुत मजबूत डिसीजन होता है, बहुत ज्यादा सोच विचार गौर फिक्र के बाद आता है, तो उसमें आवाम का ज्यादा फायदा छुपा होता है। इसलिए सच्चाई यही है, और आवाम के लिए और खासतौर पर माइनॉरिटीज के लिए हिंदुस्तान जैसे मुल्क में हंग असेंबली या मखलूत हुकूमत ही बेहतर होती है। भले वो हुकूमत एक तरह से चलने में कमजोर होती है, लेकिन आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हुकूमत मजबूत होती है, क्योंकि कई सारी पार्टी उसमें शामिल होती है। एक पार्टी को नजरअंदाज करके कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता है, अगर कोई गलत फैसला हो सकता है तो पार्टी उसकी मुखालफत करती है, सरकार गिर जाने का खतरा रहता है। इसलिए अवाम के राइट्स और हुकूक मुकम्मल तौर पर महफूज होते हैं इस में। जी सम तबरेज़ साहब, अब हम यूपी के इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम के बारे में बात ना हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब का जिक्र ना आए तो हमारा ये इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वो एक बड़े फैक्टर बन चुके हैं उत्तर प्रदेश की इस असेंबली इलेक्शन में। अभी हमने एक बड़ा जो डेवलपमेंट देखा वो है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का, जिसमें पवन मिश्राम की पार्टी, कुशवाहा साहब की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी साहब। लेकिन इन्होंने जो चुनाव लड़ने का जो डिसीजन लिया है, जो इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम 400 प्लस जो सीटें हैं विधानसभा की उनको कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और हमारे 2 जो है वो मुख्यमंत्री रहेंगे 2.5 साल के लिए, और 3 जो है वो उप मुख्यमंत्री रहेंगे, और 3 उप मुख्यमंत्रियों में तीसरा जो नंबर रहेगा उसमें जो है वो उप मुख्यमंत्री मुसलमान होगा। तो आपको नहीं लगता जो ओवैसी साहब, पहली बात तो ये है कि आप किस तरह देखते हैं इस गठबंधन को, कितना असरदार साबित होगा, कितना फायदा पहुंचाएगा आने वाले लोकसभा में, या कितना नुकसान पहुंचाएगा? और ओवैसी साहब जो हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, गृह मंत्री होना चाहिए, इस अलायंस में उन्होंने तीसरे नंबर पे ला करके खड़ा कर दिया, वो भी उप मुख्यमंत्री। किस तरह देखते हैं? क्या बहुत दबाव में आपको ऐसे लगता है जिस तरीके से मुसलमानों की जो वहां पर नंबर्स है उसके हिसाब से उप मुख्यमंत्री 3 उप मंत्री, और उसमें भी
उप मुख्यमंत्री, किस तरह देखते हैं आप इस समीकरण को? देखिए, एक तो पहला उनका अलायंस है दलितों के साथ। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसी तरह का अलायंस आखिर वक्त में बिहार में भी किया था। पहले कि लोग राष्ट्रीय समाजवादी जनशक्ति पार्टी है कोई, मैंने पहली मर्तबा नाम सुना, उनके साथ अलायंस किया। बाद में दो और पार्टी उनके साथ कुशवाहा भी आ गए, और मायावती की जो पार्टी बिहार है, बिहार बेस, वो उनके साथ अलायंस का, 4 पार्टियों के साथ बिहार में भी उनका अलायंस था। और बिल्कुल आखिर वक्त में, बल्कि एक दो फेज के उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान निकल जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ एक अलायंस किया, और उस अलायंस में उन्होंने दलितों और एक ओबीसी के लीडर को शामिल किया, बल्कि दोनों दलित लीडर मेरा। तो जो अलायंस है असदुद्दीन ओवैसी साहब का, एक अच्छा कदम है कि उन्होंने दलितों के साथ हाथ मिलाया है, उन लोगों को अपनी टीम में शामिल किया है। और एक कोशिश है, एक जो नारा है कि हिंदुस्तान में दलित, मुसलमान और ओबीसी मिल करके देश की तकदीर बदल सकते हैं, यहाँ बेहतर सब कुछ कर सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, और यही लोग सबसे ज्यादा पसमादा है, इनकी सरकार बननी चाहिए। तो एक बेहतर पहल है और इसका वेलकम करना चाहिए, खासतौर पर इसलिए कि वैसे साहब पर या दूसरे मुस्लिम लीडरों पर लगातार ये इल्जाम लगता है कि ये तन्हा है, इनके साथ कोई नहीं है, कोई इनको पूछता नहीं है, किसी के साथ अलायंस नहीं करता है। तो अब उन्होंने कम से कम इन लोगों के साथ अलायंस करके, हाथ मिला करके एक मैसेज दिया है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे पास भी अलायंस है, हमारा भी इत्तेहाद है। अब मकसद क्या है वैसे साहब का अलायंस करने का, ये जानना जरूरी है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमेशा हर जगह और खुद मुस्लिम दानिश्वर इंटेलेक्चुअल इल्जाम लगाते हैं कि वो तन्हा चुनाव लड़ते हैं, उससे वोटों की तकसीम होती है, हिंदू मुसलमान का माहौल बनता है, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ तन्हा मजहब के नाम पर एक कम्युनिटी की सियासत करके आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, आप सियासी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं, आपको सियासत करनी है, आपको सियासी दुनिया में कामयाब होना है, तो आपको कई सारी कम्युनिटी के साथ मिल करके चुनावी मैदान में आना होगा। जैसे समाजवादी यादवों की पार्टी, अखिलेश यादव यादव होने के ऐसे सरबराह हैं, लेकिन उनकी पार्टी में सिर्फ यादव नहीं होते, या उनके अलायंस में, बल्कि मुसलमान भी होते, ओबीसी के भी होते, एसटी के होते, और जो अपर कास्ट के लोग भी होते। मायावती बुनियादी तौर पर जो बीएसपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, दलितों की पार्टी कहलाती है, लेकिन उस पार्टी में सिर्फ दलित नहीं होते, बल्कि मुसलमान, ब्राह्मण, राजपूत सब लोग शामिल हैं। तो वैसे साहब पर ऐसा ही लगातार इल्जाम लगता है कि आपकी पार्टी मुसलमानों की पार्टी, इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम है, आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, और इस बुनियाद पर हम आपका साथ नहीं दे सकते हैं। बल्कि लोग ये भी कहते हैं कि वैसे साहब शानदार लीडर हैं, बहुत सारी खूबियां मौजूद है, मुसलमानों के, दलितों के, गरीबों, कमजोरों की आवाज उठाते हैं, उनका कोई सानी नहीं है, उनके मुखालिफिन उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तन्हा सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, और हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ तन्हा मुसलमानों की बात करने वाले को हम अपना लीडर नहीं मानेंगे। तो इन इल्जामात से बचने के लिए, इस तरह के एतराजात को गलत साबित करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार में भी अलायंस किया, और इन्हीं एतराजात से बचने के लिए ओवैसी साहब ने यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में भी वामन शराम की पार्टी, जिसका नाम है भारतीय मुक्ति मोर्चा, या बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी, जिनका नाम है जन अधिकार पार्टी, के साथ अलायंस किया है, ताकि लोग अगर हम पर ये इल्जाम लगाएंगे, हम पर एतराज करेंगे, तो हम जवाब देंगे कि हम तन्हा नहीं है, हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ मुसलमानों का वोट नहीं चाहते, बल्कि हम दलितों के साथ हैं, ओबीसी के साथ हैं, और हम सबके राइट्स की बात कर रहे हैं। तो ये मकसद है उनके अलायंस का। आपके सवाल में अकील साहब दूसरा ये था कि ओवैसी साहब जब हमेशा मुसलमानों की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाते हैं कि वो मुसलमान उप मुख्यमंत्री बनाए, फिर जब उन्होंने खुद अपना भागीदारी मोर्चा नाम से अलायंस बनाया है, अपना इत्तेहाद कायम किया है, तो उसमें उन्होंने मुसलमानों को कम से कम क्यों मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं की, क्यों उन्होंने उप मुख्यमंत्री में तीसरे नंबर पर मुसलमानों को रखा? बहुत अहम सवाल है। इसी सवाल पर हमने एक ट्वीट भी किया था पिछले दिनों, और एक प्रोग्राम भी किया था। दरअसल वैसे साहब पर यह सवाल बनता है कि जब आप दूसरे लोगों से बात करते हैं कि मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाए, मुसलमानों को राइट्स दे, मुसलमानों को हुकूक दे, लेकिन जब आप खुद अपना अलायंस बनाते हैं, अपना मोर्चा बनाते हैं, तो आप किसी मुसलमान को बाज़ाब्ता मुख्यमंत्री का फेस बनाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। आपको अपने अलायंस में इस बात के लिए नीचे आना पड़ता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा दलित का होगा या ओबीसी का होगा, मुसलमान को ज्यादा से ज्यादा हम उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और भी जब आप 5 मुख्यमंत्री बना रहे, 2 मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री, इस अलायंस को कितनी सीट मिलेगी, कितनी सीट नहीं मिलेगी, कितना नंबर से आएगा, ये बहस अपनी जगह। तो उससे बात भी साबित होती है खुद वैसे हिसाब से कि शायद इस देश की सियासत, इस देश की सियासी फिजा ऐसी बना दी गई है कि अगर किसी मुसलमान को सीएम का चेहरा बना दिया जाए, किसी मुसलमान को सीएम का उम्मीदवार बना दिया जाए, तो दलित भी उस अलायंस को वोट नहीं करेंगे, ओबीसी के लोग भी उस अलायंस को वोट नहीं करेंगे। उनकी बात तो छोड़ दीजिए, जो आरएसएस
खिमा से ताल्लुक रखते हैं या जो अपर कास्ट से ताल्लुक रखते हैं या जो ब्राह्मणवाद के नजरिया पर अमल करते हैं कि जिन्होंने अपने अलावा किसी और की लीडरशिप मौजूद नहीं है, खुद दलित भी, ओबीसी के लोग भी मुसलमानों को बतौर सीएम नहीं चाहते हैं, मुसलमानों को अपना वजीर आला देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए शायद ओवैसी साहब को भी झुकना पड़ा, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि जब आप गुफ्तगू करते हैं तो एक अलग बात होती है, जब आप दूसरों से मुतालबा करते हैं या दूसरों के खिलाफ बोलते हैं तो एक अलग माहौल होता है। लेकिन जब आप खुद अमली मैदान में आते हैं, खुद काम करना चाहते हैं कि हम एक अलायंस बना रहे हैं, हम सरकार बना सकते हैं, तो हम किस तरह लोगों से वोट मांगे, किस तरह लोगों के एतमाद को जीते, तो उसमें ओवैसी साहब को भी शायद इसी नतीजे पर पहुंचना पड़ा। जिस तरीके से अखिलेश आज की तारीख में ये सोच रहे हैं कि अगर हम ज्यादा मुसलमानों की बात करेंगे, ज्यादा मुसलमानों का चर्चा करेंगे, अपने साथ दाढ़ी और टोपी वालों को रखेंगे, मेरी रैली में मुसलमान ज्यादा होंगे, तो जो हिंदू वोट्स हैं वो हमसे बिखर जाएगा, नाराज हो जाएगा, उनको लगेगा कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी बन गई है। या मायावती को जिस तरह एहसास हो रहा है या जिस तरह कांग्रेस को एहसास हो रहा है कि मुसलमानों के मुद्दे पर चर्चा करना, मुसलमानों की बात करना, मुसलमानों लीडरों से मिलना, ये मैसेज चला जाएगा कि हम मुसलमानों के राइट्स की बात कर रहे हैं, हमें नुकसान होगा। उसी तरीके से ओवैसी साहब को भी जब अमली मैदान में आना पड़ा, वामन विश्राम से या कुशवाहा से, इन लोगों से उन्होंने मुलाकात की, इनके साथ अलायंस बनाया, माहौल जाकर देखा कि दलितों के अंदर क्या चल रहा है, ओबीसी के अंदर क्या चल रहा है, शायद उन्होंने भी यही महसूस किया कि मुल्क की जो मौजूदा सियासी फिजा बनी हुई है, उसमें अगर हम किसी मुसलमान को सीएम बनाने की बात करेंगे तो दलित नाराज हो जाएंगे, ओबीसी नाराज हो जाएंगे और दलित मुस्लिम इत्तेहाद का ख्वाब मुकम्मल तौर पर चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए उन्हें झुकना पड़ा, कदम पीछे हटाना पड़ा और उन्होंने कहा कि हम दलित ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, 3 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे मुसलमानों के। उन्होंने कहा कि सबको हम खुश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा फार्मूला नहीं हो सकता ऐसे लोगों के लिए जिनका कोई कैडर ना हो, कोई बेस ना हो या जिनकी सरकार बनने के चांसेस ना हो, वो लोग यही बात कर सकते हैं और सबको खुश करने की कोशिश है। जी सब तभी सब जैसे कि आपने बोला कि ओवैसी साहब ने अपनी इमेज को सुधारने के लिए, या जो एक उनकी इमेज बन चुकी है कि एमआईएम एक मुस्लिम पार्टी है और मुसलमानों की ही सिर्फ बात करती है, मुसलमानों को इश्यूज को उठाती है और इसका संबंध ओबीसी समाज के साथ या दलित समाज के साथ नहीं है, इसके लिए उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा और वामन मेश्राम जी के साथ में संपर्क किया और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा नाम का गठबंधन बनाया। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि वामन मेश्राम साहब को हम जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे वक्ता है और मुसलमानों के खैर ख्वाह है और वो चाहते हैं कि मुसलमान और जो शेड्यूल कास्ट जो हमारे भाई हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो राजनीति होती है वो ग्राउंड में बिल्कुल अलग होती है। अगर हम वामन मेश्राम की पार्टी को देखें, जो ये उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका बेस कितना है उत्तर प्रदेश के अंदर, या कुशवाहा साहब की जो पार्टी है उसका बेस कितना है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये 400 सीटों पर खड़े करने की जो बात कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक तरफ तो ये है कि ठीक है बीजेपी मुसलमानों को पसंद नहीं करती है या मुसलमान कुछ हद तक बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जहां तक बात आती है प्रदेश की या देश की, तो देश इनसे तंग आ चुका है, प्रदेश इनसे तंग आ चुका है। इसके लिए भी लोग चाहते हैं कि ये सत्ता से दूर हो ताकि विकास की बात हो, बेरोजगारी पे बात हो, महंगाई पे बात हो। लेकिन अगर 400 सीटों पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा अपने कैंडिडेट खड़ा कर देगी, सो कॉल्ड सेकुलर, जिनको हम सो कॉल्ड सेकुलर ही बोलते हैं, अगर इनके भी वोटों को काटेगी, क्योंकि ये सो कॉल्ड सेकुलर सही है लेकिन कम से कम बेरोजगारी पे बात करते हैं, महंगाई पे बात करते हैं और दूसरे इश्यूज पे बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो हम बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपनी इमेज को सिर्फ बचाने के लिए या इमेज को चेंज करने के लिए। आपको नहीं लगता है इससे देश की बात ना करके, प्रदेश की ना बात करके हम जाति और समुदाय की इसी बात कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी को फायदा पहुंचाना ये कोई सवाल नहीं है, ना माना रखता है सियासत में, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी एक सियासत है तो उसका काम ही है चुनाव लड़ना। किसको फायदा किसको नुकसान पहुंच रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं सोच सकती, ना सोचना चाहिए। अगर एक जानवर ये सोचने लगे कि अगर हम घास खा जाएंगे तो वो खेत जो है उचाट हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। सियासी पार्टी, एक सियासी लीडर का मतलब ही होता है चुनाव लड़ना। अब कांग्रेस ये सोचने लगे कि हमारी वजह से समाजवादी का वोट तकसीम हो जाएगा और बीजेपी जीत जाएगी, लिहाजा हम चुनाव न लड़ें, बीएसपी ये सोचने लगे, तो फिर सियासी पार्टियों का वजूद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका केडर खत्म हो जाएगा। तो एक सियासी पार्टी अपना फायदा सोचती है। जी, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से ये जो गठबंधन है वो बोल रहा है कि हम 400 सीटों पर कैंडिडेट खड़ा करेंगे, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे पहले ओवैसी साहब ने
अम्बेडकर साहब के पोस्ट पे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर काफी प्रकाश तादाद में अम्बेडकर। कैंडिडेट खड़े कर दिए थे और उनका एक भी प्रत्याशी नहीं जीता, कई जगहों पर जमानतें जब्त हो गई थी। तो हम इस तरीके की राजनीति क्यों करना चाहते हैं या करने की बात करते हैं जहां पर हमारी जमानतें जब्त हो जाती हैं? कम से कम हम उस सीटों पर, ओवैसी साहब के लिए भी यही सवाल है और इस तरीके की जो पॉलिटिकल पार्टी जो SC ST के लिए बात करते हैं और इतनी सीटों पर कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं तो उनकी जमानतें जब्त हो जाती है। कम से कम हम इस बात का तो ध्यान रखें कि उन जगहों पर ही अपने कैंडिडेट खड़ा करें जहां से हम निकल सकते हैं। देखिए, एक्चुअली होता है क्या सियासत में, जैसे वैसे साहब जहां भी अलायंस करते हैं, प्रकाश अंबेडकर के साथ महाराष्ट्र में अलायंस किया, या बिहार में उन्होंने अलायंस किया है, उत्तर प्रदेश में अलायंस किया है, कम से कम उन्होंने इतना साबित किया कि वो भी अलायंस कर सकते हैं। उन्होंने कोशिश की जो बड़ी पार्टियां हैं जिनका बेस है उनके साथ अलायंस हो, उन पार्टियों ने इनको अपने अलायंस में शामिल नहीं किया, तो ये अपने से छोटी छोटी पार्टियों के साथ अलायंस करते, भले उन पार्टियों का कोई वजूद नहीं होता है। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर के साथ अलायंस हुआ, एक का वोट दूसरे को ट्रांसफर नहीं हुआ, बल्कि इम्तियाज जलील को वोट ट्रांसफर हुआ दलितों का अंबेडकर साहब की वजह से, और वो जीते। बिहार में भी अलायंस था, ज्यादा वोट इधर से उधर ट्रांसफर नहीं हुआ, और न ही उत्तर प्रदेश में होने वाला। खासतौर पर इनकी पार्टी को तो लोग जानते हैं, MIM को, लेकिन जो दूसरी पार्टियां, भारतीय मुक्ति मोर्चा, अवाम विश्राम की, उस पार्टी का कोई वजूद नहीं है, उसका कोई बेस नहीं उत्तर प्रदेश में, उनको वोट मिलने वाला है। एक और जो पार्टी है जिनके साथ उन्होंने, जिनकी पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी है, वो पहले मायावती की पार्टी में थे, फिर बीजेपी में भी कुछ दिन रहे, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उस पार्टी का भी कोई वजूद नहीं है, ना कोई उसका जीता हुआ एमएलए है। बहरहाल उन्होंने अलायंस बनाए, एक अच्छी कोशिश की है, कम से कम असदुल ओवैसी का चेहरा दलितों के भी घर में जाएगा, हर एक के बैनर पोस्टर में तीनों की तस्वीर होगी और एक मैसेज जाएगा। अभी ये जो सवाल है ना कि वही जीते जहां आप मजबूत हैं, हर पार्टी को लड़ने का हक है, 403 सीटों पर हर कोई चुनाव उतार सकता है, ये अवाम को डिसीजन लेना है कि हमें किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरे को कभी जिताने की कोशिश नहीं करेगी। सियासी दुनिया में कोई भी पार्टी पहली फुर्सत में ये चाहती है कि हम जीतें, अगर हम नहीं जीत सकते हैं तो कम से कम जो हमारा हरीफ है उसको हम नुकसान पहुंचाए। ये सियासी पार्टियों का या सियासी दुनिया का अपना एक उसूल है। अगर सियासी पार्टियां ये सोच लेगी कि हम 403 पर उतार देंगे तो उसकी वजह से बीजेपी को फायदा होगा, समाजवादी को नुकसान हो जाएगा, लिहाजा हमें 403 सीटों पर नहीं उतारना चाहिए, सिर्फ 100 सीटों पर उतारना चाहिए, तो वो सियासी पार्टी के सियासी उसूल के खिलाफ है। एक सियासी पार्टी यही चाहेगी कि जितने सारे उसके हरीफ है सब उसके खिलाफ हो। अब अगर ओवैसी की पार्टी है या ये जो पार्टी है, क्या नाम है, अवाम विश्राम की पार्टी है या दूसरी पार्टी है, तब इन सब का जो वोट बैंक है वो सेकुलर वोट बैंक है। तो ये सब पार्टियां यही यकीनी तौर पर यही चाहती है कि जिनसे हमारा मुकाबला है, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, कांग्रेस या अखिलेश यादव की यानी समाजवादी या BSP, ये सब कमजोर होंगी तो उनका वोट बैंक हमारी तरफ आएगा। तो हर एक का दूसरे से मुकाबला होता है। अखिलेश या समाजवादी पार्टी चाहेगी बीजेपी कमजोर हो, बीजेपी चाहेगी कांग्रेस कमजोर हो, तो पॉलिटिकल मामले में हर पार्टी एक दूसरे को कमजोर करना चाहते हैं। जैसे कि बल्कि लोग विधानसभा की बात कर लीजिए, एक ही पार्टी के 2 उम्मीदवार होते हैं, समाजवादी पार्टी से 3 लोग टिकट लेना चाहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि एक को टिकट मिल जाता है, अब दूसरे 2 लोग जो उसी पार्टी से टिकट के दावेदार होते हैं उनको टिकट नहीं मिलता है, तो वो 2 लोग जाहिरी तौर पर तो अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, शोज में जाते हैं, रैलियों में जाते हैं, रोड शो में शिरकत करते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर यही लोग अपनी पार्टी के उम्मीदवार की मुखालफत करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो हार गया तो अगली बार इनको टिकट मिलने के ज्यादा चांसेस मिल जाएंगे, क्योंकि वो जीत नहीं सके तो ये कहेंगे अब हम जीत करके दिखा देंगे, लेकिन अगर जीत गया तो अब अगली बार भी उसी को टिकट मिलेगा क्योंकि वो जीता हुआ बंदा है और इनकी टिकट का नंबर ही नहीं आएगा। तो ये हर शख्स सियासी दुनिया में अपना फायदा सोचता है, अगर फायदा नहीं मिलता है तो दूसरे नंबर पर अपने हरीफ को वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अब जो गठबंधन बना है, इनका जो वोट बैंक है वही वोट बैंक है जो मायावती का वोट बैंक है, जो कांग्रेस का वोट बैंक है, या समाजवादी का वोट बैंक है। तो ये पार्टी चाहेगी उसको नुकसान पहुंचाना, वो पार्टी चाहेगी इसको नुकसान पहुंचाना। अब जैसे समाजवादी पार्टी है, अब उसको लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश में आने की वजह से जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कुछ हमसे निकल करके उनकी तरफ चला जाएगा। अब समाजवादी बीजेपी के साथ साथ MIM को भी कमजोर करना चाहेगी, इनके लीडरों को तोड़ना चाहेगी, इन्हीं के लोगों से इनके खिलाफ बुलवाएगी। अगर दलित वोट इधर से उधर चले जाएंगे तो उनके खिलाफ हो जाएगी। अब भीम आर्मी भी दलितों की पार्टी, एक मिसाल ले लेते हैं,
और जो बहुजन समाजवादी पार्टी है ये भी दलितों की पार्टी है। अब दोनों दलित के हुकूक के लिए बात करते हैं, लेकिन दोनों में शदीद इख्तलाफ है। कोई एक दूसरे को नहीं चाहते, क्योंकि एक दूसरे के सियासी हरीफ है। चाहते तो आपस में अलायंस कर सकते थे। या आपस की मिसाल ले लीजिए, एमआईएम है या पीस पार्टी है या सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है। पिछली गुफ्तगू में भी हम लोगों ने यही बातचीत की थी कि इन लोगों का आपस में अलायंस क्यों नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के अलायंस की, इत्तेहाद की बात करते हैं, समाजवादी से इत्तेहाद चाहते हैं, खुद इन पार्टियों के साथ अलायंस क्यों नहीं कर रहे? वजह साफ है, क्योंकि ओवैसी साहब का जो वोट बैंक है, वोट बेस है, बुनियादी तौर पर, प्राइमरी तौर पर मुसलमान है। पीस पार्टी का भी जो मेन वोट बैंक है वो मुसलमान है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का भी यही लगा हुआ है दिल। एसडीपीआई का भी यही मामला है। अब अगर इन पार्टियों से ही अलायंस कर लेंगे तो ये पार्टियां भी उनके साथ मजबूत हो जाएगी। अब ओवैसी साहब चाहते हैं कि इन पर हमारा होल्ड रहे, ये सब पार्टियां कमजोर हो और दूसरी तरफ से हम वोट हासिल करें। तो सियासी दुनिया में लोग पहली फुर्सत में अपना फायदा चाहते हैं, खुद फायदा नहीं पहुंचता है तो अपने हरीफ को नुकसान पहुंचाते हैं। उसका फायदा कभी नहीं सोचते कि मेरी वजह से उसको फायदा पहुंचे। जी नहीं, सब सबसे सब मैं इसके लिए बोल रहा था क्योंकि 2017 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी एक डेटा मैं पढ़ रहा था, उसमें 84 या 82 ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट थे अलग अलग सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के, जो कि बहुत ही कम मार्जिन से हार गए। कुछ कैंडिडेट तो ऐसे थे जो कि 182, कुछ 297, कुछ 400 वोटों से, मुस्लिम उम्मीदवारों की बात कर रहा हूँ, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के, जो कि बहुत ही कम वोटों के अंतर से हारे। तो मेरा सवाल आपसे लास्ट में ये है चलते चलते कि आप उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो वोटर्स है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आपने वहां पे जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, वहां पर आपने लोगों से जो बात की है, आपको क्या लगता है क्या पैटर्न अपनाना चाहिए इस बार उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को? क्योंकि 2017 का जो 84 जो 82 जो नंबर है, ये बहुत ही अच्छा हो सकता था अगर ये मुस्लिम उम्मीदवार सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी से भी अगर पहुंच जाते तो मुसलमानों की नुमाइंदगी होती। तो आपको क्या लगता है क्या पैटर्न अपनाना चाहिए इस बार 2022 में मुसलमानों को कि उनका वोट बैंक ना बिखरे, इतने कम मार्जिन से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो मुस्लिम कैंडिडेट हो वो ना हारे? देखिए, एक जर्नलिस्ट के तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम गाइडलाइंस तय करें या रहनुमाई करें कि आपको किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। एक ये अवाम पॉलिटिकल एनालिस्ट की, होने के नाते जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मैं बुनियादी तौर पर सहाफ़ी हूँ। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है कि हम मुसलमानों की रहनुमाई करें कि आपको किसको वोट देना और किसको वोट नहीं देना है। ये कौम जो हमारे मिल्ली रहनुमा हैं, समाजी रहनुमा हैं, मज़हबी रहनुमा हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अवाम की रहनुमाई करें कि मुसलमानों को किसे वोट देना चाहिए और किसे वोट नहीं देना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि वोट देते वक़्त अवाम को ये देखना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो आइन पर अमल करते हैं, वो कौन ताकतें हैं जो समाज में इंतशार नहीं चाहती, वो कौन लोग हैं जो देश का विकास चाहते हैं, वो कौन पार्टियां हैं जो देश को मजबूत बना सकती है, और जिन पार्टियों में सलाहियत है, ये ताकत है, उन्हीं को वोट देना चाहिए ये आवाम को, क्योंकि वोट एक शहादत है। और अगर मुसलमानों के नुक्ते नजर से बात करें तो एक शरी शहादत हो जाती है कि जिसको आप अपना वोट दे रहे हैं उसको गोया कि अपना लीडर मान रहे हैं, इस बात की गवाही दे रहे हैं कि शख्स ईमानदार है, इसमें हुकूमत करने की सलाहियत है, ये कभी ख़यानत नहीं करेगा, ये आवाम को इंसाफ देगा, ये आवाम के हुकूक की हिफाजत करेगा। और एक वोट फैसला करता है किसी की हार का, किसी की जीत का, अच्छे लीडर का या बुरे लीडर का। और एक मर्तबा जमहूरियत में गलती अगर हो जाती है तो फिर 5 साल तक उस गलती को भुगतना पड़ता है। 5 सालों के बाद ही उस गलती को सुधारने का मौका मिलता है। तो ये अवाम हमारे जो देश की है, या उत्तर प्रदेश की है, जो मुसलमान उत्तर प्रदेश के ज़ी-शूर हैं, समझदार हैं, वो चाहते हैं कि किसको वोट देंगे और किसको वोट नहीं देंगे। जहाँ तक ये है कि मुसलमानों का रुझान क्या है, तो जो मैंने ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर के देखा है, जो ज़मीनी सतह पर मैंने महसूस किया है, वो यही है कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव को लेकर के मुसलमानों में भी बहुत ज़्यादा जज़्बा है, जुनून है, जोश है, और वो बगैर सोचे समझे समाजवादी पार्टी को वोट देने की बातें कर रहे हैं। तकरीबन 70 से 80% मुसलमानों का वोट एक तरफा तौर पर समाजवादी पार्टी को जा रहा है, जैसा कि मैंने महसूस किया है। इस कदर वो समाजवादी पार्टी के लिए दीवाने हैं, पागल हो चुके हैं कि वो अखिलेश यादव से एक सवाल भी करने की जुर्रत नहीं कर रहे। एक सवाल भी करने की उनमें हिम्मत नहीं है कि अखिलेश यादव ने कभी वादा किया था मुसलमानों से कि 18% रिजर्वेशन हम देंगे, आपने क्यों नहीं दिया? अखिलेश यादव के दौर में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, अखिलेश यादव ने दंगा मुतासरीन को घर बनाकर क्यों नहीं दिया? अखिलेश यादव ने सीए में जिन लोगों का इंतकाल हुआ उनको क्यों नहीं मुआवजा दिया? उनके राइट्स की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? उनके अब तक घर क्यों नहीं बनाए गए हैं? तो कई सारे सवालात हैं, लंबी लिस्ट है।
इन सब चीजों को फरामोश करके अपना हक मांगने के बजाय मुसलमान सीधे सीधे वोट देने की या सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स की उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला की कि किस तरह लोग नारे लगा रहे हैं। तो ये चीजें मुसलमानों में पाई जाती है। हालांकि मेरी पर्सनल राय पूछे इस ताल्लुक से तो मैं कहूंगा कि जिसको भी वोट देना चाहिए, किसी को भी सोच समझ कर देना चाहिए। आप जिसको वोट दे रहे हैं उससे सवाल भी करना चाहिए कि अगर हम आपको वोट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, किस बुनियाद पर दे रहे हैं। हमने पिछली मर्तबा आपको वोट दिया और आपने हमारे वादे पूरे नहीं किया, हमारे विकास को नहीं किया। तो ये सवाल भी करना चाहिए और सवाल करके वोट देना चाहिए। आंख बंद करके किसी को वोट नहीं करना चाहिए या किसी से डरकर वोट नहीं करना चाहिए, किसी से खौफजदा होकर वोट नहीं करना चाहिए, बल्कि जिसको हम जिता रहे हैं, जिसको अपना लीडर तस्लीम कर रहे हैं, उससे हमें सवाल करना चाहिए और उनको हमें बता देना चाहिए कि हम आपको आज लीडर बना रहे हैं तो इस बुनियाद पर बना रहे हैं कि आप हमारे लिए काम करेंगे। अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम आपसे सवाल करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, हम पूछेंगे कि आपने हमारे लिए काम क्यों नहीं किया। अगर आप हमारे लिए काम नहीं करेंगे तो कल होकर के हम आपको इक़्तिदार से हटा भी देंगे। आपने शुरू में कहा कि जैसा कि कुछ लोग बीजेपी के लीडरों को अपने आने नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, वो लोग काबिल मुबारकबाद है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो बीजेपी के लीडर के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उनके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी जुर्रत है कि जिनको उन्होंने वोट दिया, जिनको अपना एमएलए बनाया, जिनको लीडर बनाया, उनसे वो सवाल कर रहे हैं। उनके खिलाफ बोलने की उनमें जुर्रत है, उनके खिलाफ बोलने की ताकत है, उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को रोक रहे हैं, उनके खिलाफ अपने घरों पर लिख रहे हैं कि बीजेपी के लोग हमारे घरों में ना आए। तो ये सलाहियत हर एक वोटर्स के अंदर होना चाहिए और अब जिसको भी वोट कीजिए उससे यही उम्मीद रखिए, उसके खिलाफ यही पैमाना अपनाइए। आज आप जिसको वोट कर रहे हैं वो अगर कल होकर के आपसे मिलने नहीं आते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, तो आप कल होकर के उनका विरोध कीजिए। सिर्फ डर कर, खौफजदा होकर वोट मत कीजिए। है जरूर होना चाहिए कि इंसान को हमेशा उन्हें वोट करना चाहिए जो जीतने वाला हो, ताकि वोटों का इंतजार ना हो। जी जी सब सबने साहब बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अखिलेश यादव की जहां तक हम बात कर रहे हैं, उन्होंने आज तक की सीए और आरसी पर भी अपने स्टैंड को क्लियर नहीं किया है। सब सबरे साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड चुनावी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए। किस तरीके से रिजल्ट आएंगे वो तो वक्त ही हमें बताएगा चुनाव पर, और उत्तर प्रदेश के सारे रुझानों पर हमारी नजर बनी रहेगी। वक्त वक्त पर हम आपके सामने उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरणों को लेकर के हाजिर होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सम तबरे साहब। और व्यूअर्स को भी हम ये बोलना चाहते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसे लगा, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अपना ध्यान रखिए, अपने चैनल का भी ध्यान रखिए। किसी अन्य मुद्दे के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक हम अपने व्यूवर्स की खिदमत एक सवाल छोड़कर जाएंगे कि अकील साहब ने एक तरह से वीकली राउंडअप का शो हमारे साथ शुरू किया है, जहाँ हफ्ते भर की खबरों पर हम लोग तज्जिया करेंगे। अभी जरा सा दिन मुतय्यन नहीं हो पाया, तो इस शो का हमें क्या नाम रखना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, ताकि हम लोग अगली दफा इस शो का बाज़ाब्ता एक नाम रखें, उसका अलग से प्रोमो लोगो हो और बाज़ाब्ता तौर पर कंटिन्यू हफ्ते में एक दिन ये शो जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अकील साहब, अच्छी गुफ्तगू रही। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com